राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है बोझ। रमेश और उर्मिला जी का घर का वातावरण बिल्कुल बदल गया था। जहाँ कभी शांति हुआ करती थी, वहीं अब बिल्कुल भी घर में शांति नहीं थी। रोज रोज किसी न किसी बात को लेकर बहस हो जाती थी, उनके और बहू मनीषा के साथ। लेकिन आज रात मनीषा और मंजीत पूरी तरह झगड़े। मंजीत अपने दोस्त के घर से पीकर आया था और मनीषा ने अपनी सास के साथ झड़प हो जाने के बाद कुछ देर पहले ही यह तय किया था कि वह अपने ससुराल में किसी से डरेगी दबेगी नहीं। इन दोनों कारणों से उनके बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया। तुम्हें इस घर में रहना है तो काम में माँ का पूरा हाथ बटाओ। तुम मटर गश्ती करती फिरो और माँ रसोई में घुसी रहे, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मंजीत की गुस्से से कांपती आवाज पूरे घर में गूंज उठी। आज ऑफिस में ज्यादा काम था, इसलिए देर से आई थी। फिर भी मैंने उनके साथ थोड़ा सा काम कराया। अपनी माँ की हर बात सच मानोगे तो हमारी रोज लड़ाई होगी। मनीषा भी जोर से चिल्लाई। उनकी रोज की शिकायत है कि जिस दिन तुम वक्त से घर आ जाती हो, उस दिन भी तुम उनके साथ कोई काम नहीं कराती हो। यह झूठ बात है। झूठी तुम हो, मेरी माँ नहीं है। नहीं, झूठी तुम्हारी माँ है। उस रात मंजीत ने अपनी दूसरी पत्नी मनीषा पर पहली बार हाथ उठा दिया। उनकी शादी को अभी 5 ही महीने बीते थे। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे हुई? अब दोबारा हाथ उठा कर देखो, मैं अभी पुलिस बुला लूंगी। उसकी चिल्ला कर दी गई इस धमकी को सुनकर रमेश और उर्मिला अपने बेटे बहू को शांत कराने के लिए उनके कमरे में आए। गुस्से से कांप रही मनीषा ने अपनी सास उर्मिला को जली कटी बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जवाब में उर्मिला जी कुछ देर चुप रहीं, फिर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उससे भिड़ गईं। मुझे नहीं रहना इस नर्क में। मैं कल सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप का बोझ मुझे नहीं ढोना है। धमकी देने के बाद मनीषा ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ये मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पहली बीवी अर्चना चरित्रहीन थी, सो मुझे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब यह दूसरी जो पल्ले पड़ी है, बहुत ही बदतमीज है। अपने को कोसता मंजीत उस रात सोफे पर ही सो गया। अगले दिन रविवार था। आंखों में गुस्सा भरी जब 9 बजे के करीब मनीषा अपने कमरे से बाहर आई तो उसने मंजीत को ड्राइंग रूम में मुंह लटकाए बैठे पाया। उसके पूछे बिना मंजीत ने उसे दुखी लहजे में बताया, मम्मी पापा सुबह की गाड़ी से मामा जी के पास बनारस चले गए हैं। क्यों? चाय बनाने रसोई में जा रही मनीषा ने ठिठक कर पूछा। उनके जाने का कारण समझना क्या मुश्किल है? मुझे जबरदस्ती कसूरवार मत ठहराओ प्लीज। तुम्हारी माताजी ने मुझे 1 की 4 सुनाई थी। वे दोनों बीमार रहते हैं। घर से दूर जाकर उनकी कैसी भी दुर्गति हो, तुम्हारी बला से। जब आज मैं ही घर छोड़कर जाने वाली थी तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश किया पर पापा नहीं माने। वे कब तक लौटेंगे? कुछ बताकर नहीं गए हैं। मंजीत ने थके हारे अंदाज में अपना चेहरा हथेलियों से रगड़ा तो मनीषा भी कुछ उदास सी हो गई। दोनों दिन भर सुस्त ही रहे, पर शाम को उनका बाजार घूम आने का कार्यक्रम बन गया। पहले उन्होंने कुछ खरीदारी की और फिर खाना भी बाहर ही खाया। उस रात मनीषा को प्यार करते हुए मंजीत को एक बार भी अपने माता पिता का ध्यान नहीं आया और अगले 3-4 दिन उनके बीच झगड़ा भी नहीं हुआ। फिर एक दिन ऑफिस से मनीषा देर से लौटी तो मंजीत उससे उलझ पड़ा, क्योंकि मनीषा एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। इस पर दोनों के बीच काफी तू मैं हुई, पर फिर जल्द ही सुलह भी हो गई। तब दोनों के मन में यह विचार एक साथ उभरा कि अगर उर्मिला जी घर में मौजूद होती तो यकीनन झगड़ा लंबा खिंचता। मंजीत लगभग रोज ही अपने माता पिता से फोन पर बात कर लेता। मनीषा ने उनसे पूरा 1 हफ्ता बीत जाने के बाद बात की थी। उसने उन दोनों का हालचाल तो पूछ लिया,
पर उनके वापस घर लौट आने की चर्चा नहीं छेड़ी। देखो, शायद अगले हफ्ते वापस आ जाएं। मंजीत जब भी उनके घर लौटने की बात कहता तो रमेश जी उसे यही जवाब देते थे। जब उन्हें बनारस गए 1 महीना बीत गया तो मनीषा और मंजीत के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी मिलते तो उर्मिला और रमेश के लौटने के बारे में ढेर सारे सवाल पूछते। तब उन्हें कोई झूठा कारण बताना पड़ता और यह बात उन्हें अजीब से अपराध बोध का शिकार बना देती थी। लोगों के परेशान करने वाले सवालों से बचने के लिए तब दोनों ने बनारस जाकर उन्हें वापस लाने का फैसला कर लिया। अब वहां पहुंचकर उनसे बहस में मत उलझना। उन्हें मनाने को अगर सॉरी बोलना पड़े तो बोल देंगे। उनको साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है, मामा जी या किसी और की नहीं है। मंजीत सारे रास्ते मनीषा को ऐसी बातें समझाता रहा। मामा मामी के यहाँ 2 दिन बिताने के लिए शुक्रवार की रात को करीब 7 बजे बनारस उनके घर पहुंच गए। उन दोनों से मामा मामी बड़े प्यार से मिले। उनकी नज़रों में अपने लिए नाराजगी का भाव न देखकर मनीषा मन ही मन हैरान हुई। दीदी और जीजा जी खाना खाने के बाद पार्क में घूमने गए हैं। अपने संतोष मामा की यह बात सुनकर मंजीत हैरान रह गया। पापा मम्मी घूमने गए हैं? उन्होंने यह आदत कब से पाल ली? मंजीत की आंखों में अविश्वास के भाव पैदा हुए। वे दोनों अब नियम से सुबह भी घूमने आते हैं। तुम उनकी फिटनेस में आए बदलाव को देखोगे तो चकित रह जाओगे। क्या मम्मी की कमर का दर्द उन्हें घूमने की इजाजत देता है? हाँ, साइटिका का दर्द अब उन्हें पहले से काफी कम है। जीजा जी दीदी का हौसला बढ़ाकर उन्हें सुस्त नहीं पड़ने देते हैं। क्या मम्मी का किसी नए डॉक्टर से इलाज चल रहा है क्या? हाँ, डॉक्टर रमेश के इलाज में है दीदी। अपने इस मजाक पर संतोष मामा जी ने जोरदार ठहाका लगाया तो मंजीत और मनीषा जबरदस्त उलझन का शिकार बन गए। जब वे सब चाय पी रहे थे तब रमेश और उर्मिला ने घर में प्रवेश किया। उन पर नजर पड़ते ही मंजीत उछलकर खड़ा हो गया और प्रसन्न लहजे में बोला, अरे वाह मम्मी पापा, इन स्पोर्ट्स शूज में तो आप दोनों बड़े जच रहे हो। तुम्हारे मामा जी ने दिलाए हैं, अच्छे हैं ना? रमेश जी पहले किसी बच्चे की तरह खुश हुए और फिर उन्होंने मंजीत को गले से लगा लिया। अपनी माँ के पैर छूते हुए मंजीत ने उनकी तारीफ की। ये बड़ी खुशी की बात है कि कमर का दर्द कम हो जाने से अब तुम्हें चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। चेहरे पर भी चमक है। मामा जी के यहाँ लगता है खूब माल उड़ा रहे हैं। मेरी यह शुगर की बीमारी कहाँ मुझे माल खाने देती है। तुम दोनों कैसे हो? आने की खबर क्यों नहीं दी? अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हुए उर्मिला की पलकें नहमो उठी। तुम दोनों को भूख लग रही होगी, बोलो क्या खाओगे? बड़े उत्साहित अंदाज में अपनी हथेलियां आपस में रगड़ते हुए रमेश ने अपने बेटे बहू से पूछा। ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए बाजार से कुछ हल्का फुल्का ले आते हैं। यह कहकर मंजीत अपने पिता के साथ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। बाजार से क्यों कुछ लाना है? आलू मटर की सब्जी रखी है, मैं फटाफट पराठे तैयार कर देती हूँ, कहकर मामी रसोई में जाने को उठ खड़ी हुई। भाभी, आज आप अपने इस शिष्य को काम करने की आज्ञा दो। रहस्यमय अंदाज में मुस्कुरा रहे रमेश ने अपनी सरहज का हाथ पकड़कर वापस सोफे पर बैठा दिया। क्या पराठे आप बनाएंगे? मंजीत का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। पिछले दिनों तुम्हारी मामी से कुछ कुकिंग सीखी है मैंने। बस 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा खाना लगाने में। तुम दोनों तब तक फ्रेश हो जाओ। अपने बेटे का गाल प्यार से थपथपाने के बाद डॉक्टर रमेश सीटी बजाते हुए रसोई की तरफ चले गए। रमेश ने क्या क्या बनाना सीख लिया है, इसकी जानकारी उन दोनों को देते हुए उर्मिला और मामा मामी की आंखें खुशी से चमक रही हैं। मटर पनीर, कोफ्ते, बैगन का भरता, पापा यह सब बना सकते हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है।
कैसे हुआ यह चमत्कार? मंजीत सचमुच बहुत हैरान नजर आ रहा था, क्योंकि रमेश को तो पहले चाय भी ढंग से बनानी नहीं आती थी। अरे जीजा जी आजकल बड़े मॉडर्न हो गए हैं। कहते हैं कि आज के समय में हर इंसान को घर और बाहर के सारे काम करने आने चाहिए। किसी पर आश्रित होकर बोझ न बन जाना नर्क में जाने जैसा होता है। अपने इस नए आदर्श वाक्य को वो दिन में कई बार हम सबको सुनाते हैं। इस उम्र में कोई इतना ज्यादा बदल सकता है, यह सचमुच हैरान करने वाली बात है। मामा जी की इस बात का पूरा अर्थ मंजीत को अगले 2 दिनों में समझ आया। रमेश जी ने उन्हें उस रात खस्ता पराठे बनाकर खिलाए, फिर रेत गरम करके उसे एक पोटली में भरा और उर्मिला की कमर की सिकाई करी। वे बहुत कम बोलते थे, पर अब उनकी हंसी से कमरा बार बार गूंज उठता था। अगले दिन सबको बेड टी उन्होंने ही पिलाई। इससे पहले वे और उर्मिला घंटा भर पार्क में घूम आए थे। नाश्ते में ब्रेड पकौड़े मामी जी ने बनाए, पर सबको गर्मा गर्म पकौड़े खिलाने का काम उन्होंने बड़े उत्साह से किया था। उर्मिला ने पूरे घर में झाड़ू लगाया और डस्टिंग का काम रमेश जी ने किया। फिर नहा धोकर वे लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने चले गए। मंजीत और मनीषा उनकी चुस्ती फुर्ती देखकर बार बार हैरान हो उठते थे। ऐसा प्रतीत होता जैसे उनमें जीने का उत्साह कूट कूट कर भर गया हो। शाम को वे सब बाजार घूमने गए। चाट खाने की शौकीन मनीषा को रमेश जी ने एक मशहूर दुकान से चाट खिलाई, बाद में आइसक्रीम भी खाई। वापस आने पर किसी को ज्यादा भूख नहीं थी, इसलिए पुलाव बनाने का कार्यक्रम बना। उर्मिला और मामी जी यह काम करना चाहती थी, लेकिन रमेश जी ने किसी की न चलने दी और रसोई में अकेले घुस गए। उन्होंने बहुत स्वादिष्ट पुलाव बनाया। सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वे फूले नहीं समाये। काफी थके होने के बावजूद उन्होंने सोने से पहले उर्मिला की कमर की सिकाई करने के बाद मुंह लगाने में कोई आलस नहीं किया। रविवार की सुबह मामी जी ने सबको सांभर और डोसे का नाश्ता कराया। रमेश जी उनकी बगल में खड़े होकर डोसा बनाने की विधि बड़े ध्यान से देखते रहे। सबने इतना ज्यादा खाया कि लंच करने की जरूरत ही न रही। कुछ देर आराम करने के बाद मंजीत ने लखनऊ लौटने की तैयारी शुरू कर दी। पापा मम्मी आप दोनों भी अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। यहाँ से 2 बजे तक निकलना ठीक रहेगा। लेट हो गए तो शाम के ट्रैफिक में फंस जाएंगे। मंजीत की यह बात सुनकर रमेश जी एकदम गंभीर हो गए, तो उर्मिला बेचैन अंदाज में उनकी शक्ल देखने लगी। इन्हें अभी कुछ और दिन यहीं रहने दो मंजीत बेटा। मामी जी भी सहज नजर नहीं आ रहे थे। मामा जी ये दोनों 1 महीना तो रह लिए हैं यहाँ, इनका अगला चक्कर मैं जल्दी लगवा दूंगा। मंजीत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रमेश ने एक बार अपना गला साफ करने के बाद मंजीत से कहा, हम अभी नहीं चल रहे हैं मंजीत। क्यों, क्या आप भी हमसे अभी भी नाराज हो? मंजीत एकदम से चिढ़ उठा। मेरी बात समझ बेटे, हमारे कारण तेरे घर में क्लेश हो यह हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। रमेश असहज नजर आने लगे। इस तरह के झगड़े घर में चलते रहते हैं पापा। इनके कारण आप दोनों का घर छोड़ देना समझदारी की बात नहीं है। तेरी माँ की बहू से नहीं बनती। किसी दिन लड़ झगड़ कर मनीषा घर छोड़े, इससे बेहतर है कि हम तुम दोनों को अकेले रहने दें। हमें अकेले नहीं बल्कि आप दोनों के साथ रहना है पापा। अब आप पिछली बातें भुलाकर सामान बांधना शुरू कर दो। मनीषा तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? मंजीत ने उन दोनों पर दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी से सहायता मांगी। आप दोनों हमारे साथ चलिए प्लीज, मनीषा ने धीमी आवाज में अपने ससुर से प्रार्थना की। रमेश जी कुछ पलों की खामोशी की बात बोले। तुम दोनों जोर डालोगे तो हम वापस चल पड़ेंगे, पर पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या यह कहना सुनना घर पर नहीं हो सकता है पापा?
अभी मैंने तुम्हारे साथ वापस चलने का फैसला नहीं किया है मंजीत। वापस तो मैं आप दोनों को लेकर ही जाऊंगा। हमसे क्या कहना चाहते हो आप? तब रमेश जी ने भावुक स्वर में बोलना शुरू किया। बहू, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। उस रात मंजीत से लड़ते हुए गुस्से में तुमने हमें बोझ बताया था। तुम्हारी उस शिकायत को दूर करने के लिए मैंने खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना और मशीन से कपड़े धोना सीख लिया है। तुम्हारी सास से ज्यादा काम नहीं होता, पर मैं तुम्हारा हाथ बटाने लायक हो गया हूँ। तुम्हारी सास का भी गुस्सा तेज है। मैंने यहाँ आकर इसे बहुत समझाया है। इसने मुझसे वादा किया है कि यह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार बदल लेगी। उस रात मंजीत से झगड़ते हुए जब तुमने घर छोड़कर मायके चले जाने की धमकी दी तो मैं अंदर तक कांप उठा था। उसी रात मैंने यह फैसला कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अगर कोई घर छोड़ेगा तो वे तुम्हारी सास और मैं होऊंगा, तुम नहीं। बहू, मंजीत को अपनी पहली पत्नी अर्चना से तलाक आसानी से नहीं मिला था। जिन दिनों केस चल रहा था, हम शर्मिंदगी के मारे लोगों से नजर नहीं मिला पाते थे। उनके सवालों के जवाब देने से बचने के लिए हमने घर से निकलना बिल्कुल कम कर दिया था। वकीलों और पुलिस वालों ने हमें बहुत सताया था। वैसा खराब वक्त मेरी जिंदगी में फिर से आ सकता है, ऐसी कल्पना से भी मेरी रूह कांप जाती है। तभी मैं कह रहा हूं कि तुम दोनों हमें साथ ले जाने की जिद न करो। अगर तुम दोनों के बीच कभी अलगाव हुआ और मुझे वैसी शर्मिंदगी का बोझ एक बार फिर से ढोना पड़ा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। पापा, आप अपने आंसू पोंछ लो प्लीज। मैं वादा करती हूँ कि घर छोड़कर जाने की बात मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। अपने ससुर के मन की पीड़ा व शंका को दूर करने के लिए मनीषा ने भरे गले से तुरंत उन्हें विश्वास दिलाया और मैंने आज से शराब छोड़ दी। मंजीत की इस फैसले को सुनकर रमेश जी ने भाव विभोर होकर उसे गले से लगा लिया। उर्मिला, तुम पैकिंग शुरू करो और मैं इस खुशी के मौके पर सबका मुंह गाजर के हलवे से मीठा कराता हूँ। बहुत खुश नजर आ रहे रमेश जी ने अपने बहू बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और फिर रसोई की तरफ चले गए। और फिर वह अपने बेटे मंजीत के साथ उसके घर पर चले आए और फिर कभी भी मनीषा ने उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं।